नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं रेल टेल के आईपीओ के डिस्कशन में। दोस्तों, जनरली हर बार जब भी कोई इंपॉर्टेंट आईपीओ आता है तो हम सब लोग मिलके डिस्कस करते हैं कि ये जो कंपनी आई है आईपीओ लेके, इसे अगर हम खरीदते हैं, हम अप्लाई करते हैं, लंबे समय में ये हमें पैसा बना के दे सकता है कि नहीं। दोस्तों, अब तक के रिव्यू आपने देखे हो तो हमने कभी भी ये रिकमेंडेशन नहीं किया है कि ये किधर खुलेगा, ऊपर खुलेगा, प्रीमियम रहेगा, डिस्काउंट, इन सब चीजों में हमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट। क्योंकि ऊपर खुलने में, नीचे खुलने में और भी कई फैक्टर होते हैं, इक्विटी कितना बड़ा है, तो हमें ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग बात करेंगे, अगर मैं ये कंपनी का आईपीओ लेता हूं, आने वाले 10-15 साल में मेरा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आज सुबह, टुडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग पे ही मेरे को जैद भाई का एक पूरा रिसर्च मिला, राइट। तो वो रिसर्च देख के मुझे लगा कि चलो फिर हम डॉक्टर जैद से ही बात करें कि उन्होंने ये जो रिसर्च बनाया है वो क्या सोच के, क्या डेटा उन्होंने डाले और वो क्या उम्मीद रखते हैं। तो कल तक मेरे ख्याल से डॉक्टर जैद जो है, उनको भी नहीं पता होगा कि हम लोग आज आईपीओ पे डिस्कस करने वाले थे। जस्ट उन्होंने एज अ इन्वेस्टर डेटा बनाया और हम डायरेक्टली आज उनसे बातचीत करेंगे। तो ये मत समझना कि बहुत बड़ा इसके पीछे प्रिपरेशन था। इट जस्ट हम इसको एक फॉर्मली, एक लाइटली लेके आगे चलेंगे, राइट। तो डॉक्टर शेख जैद का मैं आप सबको इंट्रोडक्शन दे दूं। डॉक्टर जैद जो है वो, ओके, डॉक्टर जैद जो है वो डेंटिस्ट है और प्रयागराज सिटी से बिलोंग करते हैं। उनका प्रोफेशन हुआ डॉक्टरी का। शेयर बाजार में वो एज अ इन्वेस्टर निवेश करते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर निवेश करते करते उन्होंने सोचा कि मैं किसी और पे डिपेंड क्यों रहूं, मैं क्यों खुद सीख के खुद के डिसीजन पे आगे न चलूं। तो वो जुलाई बैच में उन लोगों ने सीखा और देखो अभी वो अपने आप रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ा रहे हैं। स्टॉक का जो रिसर्च करते हैं वो अलग बात है, आईपीओ पे भी उन्होंने रिसर्च किया है। और ये मेरे ख्याल से डॉक्टर जैद के साथ मेरी पहली बार बातचीत हो रही है कोई भी आईपीओ रिलेटेड स्टॉक पे। तो चलो हम सीधा जैद भाई के पास आ जाते हैं। वेलकम डॉक्टर जैद, कैसे हो आप? नमस्कार सर। बहुत अच्छे। फाइन। बढ़िया सर। चलिए फाइन। तो आपने क्या सोच के आईपीओ का रिसर्च किया? सर जैसे कि अभी हम लोग ने एक एक्सरसाइज किया था 9 मंथ रिजल्ट वाला। तो करेक्ट। 9 मंथ रिजल्ट के एक्सरसाइज करते करते ये तो था कि नहीं, एक कुछ चाहत सी जागी कि आईपीओ आ रहा है, इसका हिस्टोरिकल क्या देखें। तो जब मैंने इसका राइट। हिस्टोरिकल देखा तो इसके पास अच्छा खासा हिस्टोरिकल डेटा इनकी वेबसाइट पे था। तो क्यों ना हम इसकी हिस्टोरिकल आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले इसका हिस्ट्री एक बार देख ले। बस इसी को देखने में मैं आगे बढ़ा और वहीं से रिसर्च आगे बढ़ते बढ़ते आईपीओ के रिसर्च तक ही पहुंच गया। बढ़िया। लेकिन इससे आपको ये पता चलेगा जब भी कोई कंपनी आती है आईपीओ लेके, उसमें क्या क्या चीजें देखी जाए और उसमें निवेश किया जाए कि नहीं। तो सबसे पहला जो सवाल होता है ना जैद भाई, निवेशक को, उसको ये होता है कि मेरे को कितना पैसा डालना है। चलो पैसा डाल दिया, फिर दूसरा प्रश्न होता है ये जो कंपनी है, इसका उद्योग बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है, इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती है तो अच्छी कंपनी है, कभी ग्रोथ नहीं होता है। तो हमें आपका रिसर्च से ये आंसर मिल जाना चाहिए कि रेलटेल कंपनी का इंडस्ट्री ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। अब अगर आप मेरे को बोल देते हो कि पीयूष भाई बढ़ेगा, इंडस्ट्री अच्छी है, तो तीसरा प्रश्न आपके लिए आएगा कि मैं रेलटेल में डालू किसी और जगह पे। तो चलो इसी प्रकार की प्रश्नावली से हम लोग रिसर्च की शुरुआत करते हैं, राइट। पहले मैं लोगों को बता दूं कि ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये एजुकेशन बेस पे है। आप बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लेने से पहले खुद एक बार इसकी जांच पड़ताल कर दीजिए, राइट। चलिए जैद भाई, मेरे को पहला प्रश्न का जवाब चाहिए, मेरे को कितना पैसा डालना है ये आईपीओ भरने के लिए? यस। ओके सर। रेलटेल का आईपीओ 16 फरवरी को खुलने वाला है और 18 फरवरी को इसका क्लोजिंग है। अगर हम इसके लॉट के प्राइस की बात करें तो प्राइस रेंज 93 से 94 है और जो लॉट का साइज है 155 शेयर का एक लॉट बनता है। तो इस हिसाब से देखें तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट मिनिमम होगा वो तकरीबन 14,570 रुपए हायर बैंड पे देखा जाएगा। फाइन सर। तो इतना इन्वेस्टमेंट हमको मिनिमम इसके एक लॉट लेने के लिए करना ही पड़ेगा। ओके। तो 15,000 रुपया में राउंड फिगर लेके चल रहा हूं, मेरे को 15,000 इन्वेस्ट करना है।
ये 15 निवेश करने के बाद यानी आईपीओ अप्लाई करने के बाद जरूरी नहीं है मुझे मिलेंगे, बराबर ना? मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते, राइट? अगर मिल गए तो मेरे को एक और चीज जाननी है, क्या ये कंपनी प्रॉफिट करती है कि नहीं करती है, और कितना महंगा दिया है? सर प्रॉफिट करने नहीं करने से उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ साथ कौन कौन से रिस्क हमारे पास साथ के साथ में आ रहे हैं। ओके। तो अगर इस कंपनी में या इस सेक्टर के रिस्क की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन पूरी इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। इसके अंदर ग्रोथ करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट कैपेक्स के रूप में इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई भी कंपनी हो कि उसको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर उसको इस सेक्टर में बने रहना है। तो इसी तरह से इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करें, ये एक पीएसयू है। गवर्नमेंट कंपनीज में एक चीज देखा गया है, ये पब्लिक के फायदे के लिए काम करती है। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर हमको कुछ इंक्लूजन करना है या कुछ ग्रोथ देना है तो ये अपने प्रॉफिट मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है हमारे लिए, पब्लिक के लिए। तो इसका हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट आ सकता है। ये इसका एक रिस्क है जो इसके साथ आएगा। पर जहां पे इसके पास इतना रिस्क है तो इस कंपनी में कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में मेजर एडवांटेज क्या है, ये जो कंपनी है रेलटेल, स्पेसिफिकली रेलटेल, इसके पास फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का पूरे इंडिया में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इसमें फैला चुकी है। तो ये इसको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। इसी तरह जो इसका सर्विसेज है, ये अलग अलग पोर्टफोलियो अलग अलग सर्विसेज देती है। जो इसका मेन की पार्टनर है वो इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस इसको देता है। इसी तरह जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी इसके पास आए हुए हैं। और इसका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, जब जैसा हमने हिस्टोरिकल डेटा इसका देखा था, इसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो इसका मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो ये रिस्क और एडवांटेज हमको मालूम पड़ गए। तो चलिए ये देखते हैं कि इस कंपनी, इस सेक्टर का ग्रोथ है कि नहीं इंडिया में। ओके, और मेरे को इसका ईपीएस बता सकते हो, अभी का ईपीएस क्या है सर और मैं अभी क्या का उम्मीद रखूं? ईपीएस अगर हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर ईपीएस 4.4 था। बट अगर हम इसको फॉरवर्ड करें, मतलब अपना हिस्टोरिकल डेटा से एक्सपेक्टेशन देखते हैं तो 2021 में इसका एक्सपेक्टेड ईपीएस 6 होगा। इस ओके। 6 के ईपीएस मतलब एक महीने के बाद वाला ईपीएस, जब हमारा ईयर खत्म हो जाएगा उसका 6 के ईपीएस में, और हम इस प्राइस पे इसको ले रहे हैं, इसका प्राइस 94 पे अगर हम इसको ले रहे हैं तो इसका जो पीई बन रहा है वो तकरीबन 16 का बन रहा है। और एक ओके, पीएसयू के लिए 16 का पीई अच्छा पीई है। बराबर बराबर है। ओके, तो 6 रुपए का इस साल का ईपीएस का अंदाजा है, जो पिछले साल 4.5 रुपए था, बराबर ना? जी तो सर। इसके हिसाब से 16 का पी हुआ, तो 16 का पी तो निफ्टी से तो मतलब बहुत सस्ता हुआ, तो क्या सही में सस्ता है? सर ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। हाँ, पी 16 के जो निफ्टी 40 के पी पे चल रहा है, वहां पे ये 16 का पी देखने में बहुत सस्ता लग रहा है। हाँ, बट यहाँ पे अगर हम निफ्टी के वेबसाइट पे जाके देखें, जो इसका इंडेक्स है पीएसयू इंडेक्स, उसका जो एवरेज पी है वो तकरीबन 12 का है। तो ओके, 12 का पी, पीएसयू इंडेक्स का 12 का पी है, ये हमें मिल रहा है 16 पे। थोड़ा महंगा है अपने इंडेक्स के ओके, हिसाब से, बट बराबर, ये कंपनी का ग्रोथ है। तो ओके, 16 पी अच्छा पी हो सकता है। राइट। ओके, तो इंडस्ट्री देख लेते हैं, क्या इंडस्ट्री बढ़ेगी कि नहीं, बराबर ना? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने, मेरा अनुभव ये कहता है कि कितनी अच्छी कंपनी ले लो, पर इंडस्ट्री नहीं बढ़ती है ना, तो वो कंपनी भी नहीं बढ़ती है फिर। तो चलो इंडस्ट्री के डेटा देख लेते हैं। जी सर, अगर हम इंडस्ट्री ओवरव्यू देखें तो अभी हमारे पास, अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास स्मार्टफोन का यूजेज बढ़ गया है, हमारा जो यूजेज है बाकी इंटरनेट सेवाओं का, भले ही वो टिकटिंग हो, भले ही कहीं पे होटल बुक करना हो, ये सब हम लोग ने इंटरनेट का यूज बढ़ा लिया है। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 2015 से लेकर 2018 2019 तक इसका रेवेन्यू एक स्टेगनेंट था। बट 2019 के बाद में इसमें रेवेन्यू में ग्रोथ आना शुरू हुआ। इसी तरह अगर हम इसका एआरपीयू देखें, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर देखें, तो 2015 से 2018 तक ये घटता रहा। बट 2018 के बाद जैसे जैसे हमारे स्मार्टफोन्स बढ़े, हमारा इंटरनेट पे डिपेंडेंसी बढ़ी, तो इसका एआरपीयू भी धीमे धीमे बढ़ना शुरू हुआ है। और अगर हम इसी तरह से ग्रोथ देखते रहे तो इंडस्ट्री 2025 आते आते तक तकरीबन 7 से 8% तक रेवेन्यू ग्रोथ करेगी सीएजीआर में, और एआरपीयू भी इसका बढ़ेगा। यहीं पे अगर हम ब्रॉडबैंड सर्विसेज के बारे में बात करें, जो कि इसका एक बहुत, इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, तो इंडिया में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर
तकरीबन की अपनी पॉपुलेशन तकरीबन 1% ही ब्रॉडबैंड को यूज कर रही है। वहीं पर अगर हम विकसित देश देखें जैसे कि यूएस वगैरह, उसकी 35% पॉपुलेशन ब्रॉडबैंड का यूज कर रही है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल आगे बढ़ेगा, हमारे ब्रॉडबैंड की डिमांड बढ़ेगी, हमारे इंटरनेट यूजेज की डिमांड बढ़ेगी, तो वो इस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाएगी। राइट सर? सर तो जैद भाई यहाँ पे मेरे को दो डेटा आपके बहुत इंपॉर्टेंट लगे। सबसे पहला, एक तो चलो ब्रॉडबैंड का यूजेज तो एक तो कम है अपना, तो वो बढ़ेगा, राइट। और दूसरा आपने जो ये बताया, यहाँ पे रेवेन्यू लिखा हुआ है कि अभी सब कंपनी मिलके 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, और ये 1.5 लाख 3 लाख करोड़ होने वाला है 2000 कब तक का डेटा है? 2025 तक का एक्सपेक्टेड डेटा है क्या सर। बात है। तो अपना मतलब जियो हो, भारती हो, इन सबके धंधे भी बढ़ने वाले हैं ना। कितना ग्रोथ उम्मीद किया है अपन ने? ऑलमोस्ट 7% का सीएजीआर गुड। सर। चलो अच्छा है, मतलब ग्रोथ अच्छा होगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी, है ना। गुड गुड। और एआरपीयू भी आपने जो डेटा बताया उसके हिसाब से बढ़ने वाली है, देन दैट इज गुड। करेक्ट करेक्ट। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच। इंडस्ट्री तो आपके डेटा के हिसाब से लगता है कि लॉकडाउन के बाद ग्रोथ करेगी, क्योंकि बहुत समय से हमने देखा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रही थी। भारती, मेरे हिसाब से मैं खुद उम्मीद रखता था कि भारती 1 लाख करोड़ का धंधे पे पहुंचेगी। अब वो कुछ साल पहले 1 लाख करोड़ करते थे, पर पिछले 3-4 साल बीत गए पर धंधा उनका बिल्कुल बढ़ा ही नहीं, अभी भी वो नहीं है। अब ये साल लॉकडाउन से मेरे को उम्मीद है कि चलो भारती भी 1 लाख करोड़ पहुंचेगी। तो कितने समय बाद ग्रोथ आया है ना टेलीकॉम में। गुड। आपका डेटा पसंद आया, तो इंडस्ट्री पे हम भरोसा रखते हैं, राइट। ओके ओके। तो इनके साथ और कौन सी कंपनियां हैं इन इंडस्ट्री में? जैसे मैंने बोला भारती करती है, ऐसी दूसरी कंपनियों का धंधा कितना है? जी सर। इसके साथ में जो मेन इसके कॉम्पिटिटर्स कह दें या पीयर्स कह दें, मेनली भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, टाटा कम्युनिकेशन और वोडाफोन आइडिया है। दो पब्लिक सेक्टर कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल भी हैं। अगर हम इनके इस सेक्टर को देखते हैं, मतलब अगर हम इसके जो टेलीकॉम सेक्टर में जो इसके पीयर्स हैं उनको देखें, तो इसमें जो मेजर इसके साथ कॉम्पिटिटर हैं वो भारती एयरटेल है। रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखते हैं तो वो भारती एयरटेल है। वहीं पे रिलायंस जियो और टाटा कम्युनिकेशन छोटी कंपनी है। इनके रेवेन्यू के हिसाब से रेलटेल बहुत कम रेवेन्यू पे इसका कमांड है। यहीं पर अगर हम इसमें देखें कि इसका जो प्रॉफिट है, जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें भारती एयरटेल, अगर हम स्टैंड अलोन मतलब कि सिर्फ इंडिया का धंधा देखते हैं, तो जहां पे वो रेवेन्यू तकरीबन 5 लाख करोड़ के आसपास सिर्फ इंडिया से निकाल रही थी, वो लॉस कर रही है लास्ट ईयर। और इसी तरह बीएसएनएल भी लॉस मेकिंग थी लास्ट ईयर, एमटीएनएल भी लॉस मेकिंग थी। सिर्फ रिलायंस जियो, टाटा कम्युनिकेशन और रेलटेल, ये 3 ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने इंडिया में धंधा करके प्रॉफिट निकाला है लास्ट ईयर। फाइन। बट अगर इसका हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से, क्योंकि ये कंपनीज जो है ये हाई डेप्ट बर्डन वाली कंपनीज हैं इस सेक्टर में जो कंपनीज है, तो अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करते हैं तो भारतीय का भी 38% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छा मार्जिन है। वहीं पे अगर रेलटेल को देखें तो 30% प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और रिलायंस जो का 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रखती है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो रेलटेल यहाँ पे रिलायंस जियो को भी पीछे छोड़ते हुए 13% का नेट प्रॉफिट मार्जिन से रखती है। अगर हम इसका एक और, जो ये कंपनी जो रेलटेल है, ये एक और सेक्टर में काम करती है जिसको बोलते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। इंफॉर्मेशन, इसमें सिफी टेक्नोलॉजीज आती हैं, एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड और टाटा कम्युनिकेशन रेलटेल के साथ में खड़ी हुई हैं। यहाँ पे रेलटेल का अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड है। बट जब हम इसका सीएजीआर देखते हैं तो जहां टाटा कम्युनिकेशन लास्ट 2017 से 2020 में 2% बढ़ा, रेलटेल तकरीबन 10% के सीएजीआर से ग्रोथ किया रेवेन्यू का। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जहां टाटा कम्युनिकेशन का 4% था, रेलटेल का 13% है। तो प्रॉफिट मार्जिन रेलटेल का अच्छा है। बराबर है। इसी को ही अगर यहाँ पे हम एक चीज जैद भाई मेरे को देखने में इंटरेस्ट आ रहा है कि आपने जो दोनों सेक्टर बताए, एक टेलीकॉम प्योर टेलीकॉम बताया और दूसरा कम्युनिकेशन आपने बताया, तो दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है ग्रोथ। दोनों ही सेक्टर का ग्रोथ नहीं है कि नहीं? जी जैसे सर। यहाँ पे भी किसी का ग्रोथ नहीं है, देखो सब कंपनियों का ज्यादातर तो डिग्रोथ ही है। और ऊपर जो आपने कम्युनिकेशन बताया था, 1 मिनट बताओ तो मेरे को, या जस्ट यहाँ पे यहाँ कितना ग्रोथ है? कोई कंपनियों का ग्रोथ ही नहीं है सिवाय रिलायंस जियो और ये अपना रेलटेल।
है ना। जी तो ग्रोथ का एक बहुत बड़ा चक्कर था यहाँ पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, ये खाली अपना रेल सर। टेल का और रिलायंस जियो, ये दोनों का ही बहुत अच्छा है ना। ओके, बाकी तो सबका नेगेटिव है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मतलब हम देखें तो रेल टेल का बहुत अच्छा है, और डेट फ्री कंपनी है। देखो ICR भी कितना है, 48। जी सर। राइट राइट। और ये जियो का डेटा कब का है, 2019, ओके, पिछले साल का है। राइट, जियो का भी थोड़ा डेप तो कम हुआ है, क्योंकि फंड उन्होंने रेज किया ना इस साल। लेकिन जी फिर भी देखो, डेप फ्री नहीं कर सकते, रेल टेल आपकी टोटली डेप फ्री है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के हम ये मान सकते हैं कि कंपनी पे इतने वो रिस्क नहीं है जो बाकी टेलीकॉम पे है, बराबर की नहीं। जी सर। ओके, या गुड। राइट राइट, यस यस भाई, आगे बढ़ सकते हो आप। मेरा आइडिया क्लियर है कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और ग्रोथ भी है। एज पर योर डेटा कितना, 19% ग्रोथ बताया था आपने रेलटेल का। जी सर। अगर 19% है तो बहुत अच्छा है। जी सर। कितना रेलटेल का ग्रोथ है, एक मिनट, यस यस यस, 19% CAGR सर, 2015 से 2020। 5 साल का 19%। ओके, गुड ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ है। राइट, बढ़िया बढ़िया, चलिए, यस नेक्स्ट, गुड। ये मैं नोट करके रखता हूँ, 19%। जी सर। सर अगर हम इसमें थोड़ा सा और थोड़ा डीप में जाएं कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो काम कर क्या क्या रही है, तो मेजरली जो अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस में काम करती है, जिससे इसका मेजर रेवेन्यू आता है, जिसमें दो दो पार्ट है, जैसे कि NLD, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज, और IP सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज के बारे में। ठीक है, इसी तरह ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में भी काम करती है, जिसके अंदर आपका IP सर्विस आ जाता है, मैनेज डेटा सेंटर मैनेजमेंट आ जाता है, प्रोजेक्ट्स इनके अलग अलग है। रेलवेज को ये अपनी सर्विस देती है, जैसे उसका E-ऑफिस है, वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं। इसी तरह इसका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इसने बिछाया हुआ, जो जो ये प्रोवाइड कर रही है लोगों को। इसी तरह इसके पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। ये डेटा प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन को भी प्रोवाइड करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ये कंपनी है। इसका जो ये सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट में भी ये कंपनी काम करती है। अगर हम इसका सेगमेंटल रेवेन्यू देखें तो जो इसका मेजर रेवेन्यू आता है वो नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज से आता है, 37% का। उसके बाद में जो इसके पास दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो 15% का रेवेन्यू देते हैं इसको। तो रेवेन्यू भी इसके बहुत डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू जनरेशन है इस कंपनी का। And- ओके, मतलब धंधा इसको मिलना है, बराबर ना। जी सर। कंपनी का आपने लॉन्ग टर्म ट्रैक देखा, क्या लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है। लॉन्ग टर्म इन्होंने तो 19% 5 साल का दिया है, पर देखो कभी भी कोई 5 साल का डे बोलता है ना, फिर हमें डर लगता है 10 साल का क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं था ग्रोथ इसलिए इतना डेटा दिया हुआ है। हिस्ट्री देखा आपने पूरा। जी सर, इसका हिस्टोरिकल भी हमने ओके, देखा है। हिस्टोरिकल डेटा से, हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो अगर इसका रेवेन्यू, बेसिकली ये कंपनी, जैसे कि आप अगर थोड़ा सा कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं तो ये इंडियन रेलवे, एक इंडिया की PSU कंपनी है, जो कि इंडियन रेलवे को फाइबर ऑप्टिक केबल की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसके कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई थी। और इसका हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो अगर हम इसका 13 इयर्स का CAGR ग्रोथ देखते हैं वो 19% है। बट अगर हम एक दशक का CAGR देखें तो एक दशक में इसका रेवेन्यू ग्रोथ मात्र 11% से रहा, जब ये 11% का रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा था। और अगर हम इसका प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम है, जो कि कंपनी ने अपने उसमें इतना हाईलाइट नहीं किया था, कि प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 2% का है पिछले एक दशक में। तो यहाँ पे ये चीज हमको थोड़ा ध्यान देने की बात है। इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ 5 इयर्स का बताया था अपने RHP पे, 19% CAGR से रेवेन्यू ग्रो कर रही है। बट जब हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं वो मात्र 3% है। इसका प्रॉफिट इतना ग्रोथ कम इसलिए कर रहा है बिकॉज ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट बहुत मांगती है, कि ये अपना फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा रही है, इसको टावर्स प्रोवाइड करने। तो ये अभी के लिए इसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। बट हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब ये इसका थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए कंपनी का, तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा हमको मिलने की एक्सपेक्टेशन है। राइट। एक चीज है जैद भाई, ग्रोथ अच्छा है, सेल्स ग्रोथ, जी सर। जो मुझे उम्मीद नहीं था।
मेरे को लगता था कि होगा इनका ग्रोथ 5 से 10% के बीच में, लेकिन ग्रोथ इनका अच्छा है, प्रॉफिट इनका अच्छा नहीं है। मतलब अगर 10 साल पहले मैंने ये कंपनी में निवेश किया होता, मान लो ये 10 साल पहले आईपीओ लेके आते, तो पिछले 10 साल में मेरा पैसा नहीं बढ़ता, क्योंकि प्रॉफिट खाली 2-3% से बढ़ा हुआ है कि नहीं? कंसिस्टेंसी है। आपका डेटा देख के मुझे दिख रहा है कि कंपनी ने कभी लॉस नहीं किया जब से ये प्रॉफिट में आई, राइट? तो दिस इज वेरी गुड थिंग। यानी मैं उम्मीद रख सकता हूं कि ये कंपनी में अगर मैं निवेश करता हूं, मुझे कंसिस्टेंटली डिविडेंड मिलेगा, है ना? आज मैंने निवेश किया, आने वाले समय में डिविडेंड मेरे को हमेशा मिलता जाएगा, पर वो डिविडेंड काम का नहीं अगर वो बढ़ता नहीं है। तो अब तक के डेटा को देख के ये नेगेटिविटी मेरे दिमाग में आती है कि प्रॉफिट इनके नहीं बढ़े हैं, पर इनको एक प्लस मार्क दे सकते हैं, क्योंकि इनके जो भाई बहन हैं उन्होंने तो लॉसेस किए हैं, वोडाफोन, भारती, टीटीएमएल। तो जब सब लॉस करते थे तब कम से कम ये कमा तो रहे थे, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे थे, पर इन्होंने कभी भी लॉस नहीं किया। तो अब अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आते हैं, लोगों की घड़ी भी इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, गाड़ियां कनेक्टेड होती है, तो मेरे हिसाब से अब प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आनी चाहिए, है कि नहीं? ये हमें इनको वेटेज देना चाहिए, बराबर नजेद सर भाई? एक चीज और इसमें इनके उसमें था कि हम्म जब 5G लॉन्च होगा, हम्म तो 5G को जब हम लॉन्च करेंगे तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा, तो जो 5G ओके, आगे हम आने वाला है तब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ने वाली है। बराबर है, बराबर है। और इन्होंने तो सब फाइबर ऑप्टिक बिछाया हुआ है, पहले तो बिछाया। इनको इतना कैपेक्स भी नहीं लगेगा उस समय जितना दूसरी कंपनियों को लगेगा, बराबर? ओके, सो गुड। चलो, तो उम्मीद रखते हैं प्रॉफिट बढ़े, पिछले दशक में प्रॉफिट थे ऐसे ना हो, बराबर कि जी नहीं? सर। ओके ओके, चलिए, गुड गुड। बढ़िया डेटा लिया आपने, ये डेटा आपने अच्छा लिया, क्योंकि ये आरएचपी पे नहीं दिया हुआ है, रेड नहीं सर। हेरिंग प्रोस्पेक्टस में किसी को नहीं मिलेगा ये डेटा। ये कहाँ से उठाया आपने? सर इन्होंने, अगर आप इनका इनके इन्वेस्टर रिलेशन में जाके देखें तो इन्होंने 10 साल का अपना एनुअल रिपोर्ट दिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ है, जी आरएचपी सर, में दिया हुआ है? ओके ओके, एनुअल रिपोर्ट में दिया सर, आरएसपी में इन्होंने एनुअल ये, रिपोर्ट में दिया ये हुआ एनुअल है, रिपोर्ट, पुरानी हिस्टोरिकल एनुअल राइट? रिपोर्ट अगर देख रहे हैं उसमें दिया ओके हुआ है। ओके, गुड गुड। आरएसपी तो में तो सर इन्होंने सिर्फ रेवेन्यू के राइट, बारे में बताया था, प्रॉफिट के बारे बराबर में वो इतना बात नहीं कर रहे हैं। बराबर, सही बात है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा नहीं है। लेकिन ये भी एक सोचने वाला एक बात है ना, कि दूसरी कंपनियों ने तो प्रॉफिट ही नहीं किया है, और जबकि ये प्रॉफिट तो कर रही है। ओके, चलो, गुड। जियो से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जियो तो जबरदस्त प्रॉफिट भी कर रहा है, धंधा भी कर रहा है, वो तो अव्वल कंपनी है, एकदम नंबर 1। श्योर। ओके, या तो आप उम्मीद क्या कर रख रहे हो अभी इससे फ्यूचर की, ये डेटा को ध्यान में रख के? सर अगर हम इसको, इस डेटा को देखें, हिस्टोरिकल डेटा रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हम इससे 11% का उम्मीद रख सकते हैं, 11% ओके, का ये रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ करे लॉन्ग टर्म के लिए। राइट, शॉर्ट टर्म में जैसे लास्ट ईयर इसने किया उसी हिसाब से हम देखते हैं, तो इसका शॉर्ट टर्म रेवेन्यू ग्रोथ 12% और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ग्रोथ तकरीबन 26% का एक्सपेक्टेशन अच्छा, हमको है। राइट। ये साल इस 26% से प्रॉफिट बढ़े हैं देख भाई, इस साल के? जी, लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका, हाँ, लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो इस साल उसका प्रॉफिट तकरीबन 26% बढ़ा है सर। ओके, बढ़िया, अच्छे बढ़े, गुड। मतलब ये 112 से प्रॉफिटेबिलिटी 141 हर तक। जगह है ना? सबके धंधे बढ़े, देखो 12% से इनके बढ़े, भारती के 20% से बढ़े, तो मतलब ये सेक्टर में ये साल सबको तेजी है। गुड गुड, जी सर। राइट। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारा एस्टिमेशन 2025 तक तकरीबन साढ़े चार हजार करोड़ का रेवेन्यू, साढ़े छह हजार करोड़ का, 650 करोड़ का प्रॉफिट और 21 का ईपीएस। और इस हिसाब से हमारा जो प्राइस रेंज जो रहेगा वो तकरीबन 300 के रेंज में रहेगा। बराबर ये है। हमारी एक्सपेक्टेशन है, अगर हमारे हिसाब से ये कंपनी आगे ग्रो कर रही है तो। पर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन में ग्रोथ कितना लिया है आपने? तो एक्सपेक्टेशन में लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमने 11% लिया है। अच्छा, तो 11% के हिसाब से ही आपने गिना है, तो भी अच्छा ग्रोथ है, गुड। जी सर। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। तो अच्छा ग्रोथ देता है तो 300 से आगे बढ़ेगी, लेकिन 11 देता है तो भी 300 तो आना चाहिए, भाव, है ना? जी सर। एंड इस वंडरफुल। कंपनी में एक और अच्छी बात, उन हम्म लोगों के लिए जो डिविडेंड के चाहत रखते हैं, ये एक हम्म, पीएसयू है। पीएसयू की वजह से ये अपना डिविडेंड भी अच्छा बांटती है। डिविडेंड बराबर, बांटने के बाद में ये इसका हमारा ग्रोथ हम इसको देख रहे हैं। ओके। डिविडेंड,
तो जितना हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो एज अ एफडी तो ये रिटर्न दे ही देगी अगर इस हिसाब से ग्रोथ कर रही है तो। बट तो इसमें जैसा कि सर यहाँ पे एक चीज तो मेरे को दिख रही है जैद भाई की, जैसे 35 रुपीज का ईपीएस है, 35 रुपीज का आपका 2030 का ईपीएस एक्सपेक्टेड। अगर ये लोग उस समय 15 रुपये डिविडेंड बांटते हैं, 15 रुपीज जैसा, आप ले रहे हो इसको 100 में 15 रुपये डिविडेंड, मतलब 15% तो आपको डिविडेंड में मिल रहा है कि नहीं? तो मतलब यील्ड आपकी बढ़िया ही रहेगी ऐसी कंपनियों में जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है। गुड गुड, बढ़िया। बट सर इस सब में जो पॉजिटिव चीजें तो बहुत सी हैं, एक नेगेटिव चीज है जैसा हमने देखा कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं था, बराबर है, तो इसका पोर्टफोलियो में एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं रखना है। दूसरा बराबर चीज ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके, जिस वजह से इसका हम पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन रेकमेंड तो क्या मतलब जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो तकरीबन 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बराबर फ्यूचर में जैसे से ये परफॉर्मेंस देती है तो हम इसका एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। बराबर है, बराबर है। ओके ओके। एक्चुअली मेरे को ऐसा था कि इस साल इनका धंधा घटा होगा क्योंकि रेलवे का सब बंद है, इसलिए आईआरसीटीसी का तो 10% ही धंधा हुआ पिछले साल के मुकाबले, 80% डाउन, 90% डाउन है। पर इनका पैसेंजर से इतना कंसर्न नहीं होगा, बराबर की नहीं? इसी वजह से देखो इनका धंधा, रेलवे बंद है पर धंधा बढ़ा है क्योंकि ये कनेक्टिविटी का है ना? जी, इसमें और भी इसका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है सर, ओके, इस वजह से भी ये राइट, टावर्स को लीज पे देते हैं ये लोग, तो ये वो बराबर। चीजें हैं जो उस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आईआरसीटीसी का पड़ा बिकॉज वो टोटली डिपेंडेंट रेलवे पे थी, हम्म, बट ये डाइवर्सिफाइड है। ओके, तो इसीलिए मतलब इसका लास्ट में मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को समराइज बराबर है, किया था। सही बात है। क्योंकि जैसे अभी आईआरएफसी आया तो उसमें हम लोग ग्रोथ की उम्मीद रख रहे हैं कि 12% जैसा उनका धंधा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम काफी अलग अलग शहर में मेट्रो को देखने वाले हैं, छोटे शहरों तक मेट्रो आ जाएगी आने वाले 10-15 सालों में। तो आने वाला समय रेलवे का है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक यस, ट्रांसपोर्ट बढ़ाना है मतलब हमारी पब्लिक हिसाब से ट्रांसपोर्ट बढ़ाना क्वालिटी बढ़ाना है ना? क्वालिटी। क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ेगा तो फिर लोग गाड़ियां छोड़ने वाले नहीं। लोग क्वालिटी ट्रांसपोर्ट में जरूर आएंगे जिसमें मेट्रो जैसी चीजों का उल्लेख होता है। अगर रोड पे ट्रैफिक में कौन फंसे, इससे तो बेहतर है चलो मेट्रो, राइट? तो रेल में ग्रोथ मेरे हिसाब से अच्छा मिलना तो चाहिए। अच्छा, ये क्या डेटा है? कॉस्ट? ये इसके एक्सपेंसेस थे कि मेजर ओके जो इसका एक्सपेंस है वो इनके प्रोजेक्ट का एक्सपेंस है। फिर जो इसके इसमें एक और जो अच्छा एक्सपेंस होता है जो इसका डेप्रिसिएशन होता है। ओके इस ओके, सेक्टर में सभी कंपनियों में ये मेजर एक्सपेंसेस में आ जाता है कि जो इनके अलग अलग इक्विपमेंट्स है वो डेप्रिशिएट बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये दो चीजें हमको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए जब हम इसमें जा रहे हैं तो। ओके ओके। चलो, एंड रिटायर लोगों के लिए अच्छा है लेकिन जैद भाई कि जी, उनको ले लो, आपको एफडी जैसा इंटरेस्ट आता जाएगा। प्लस अपना बराबर, उनका जो पोर्टफोलियो वो भी इंक्रीज, मतलब उसका इसका जो हाँ, ग्रोथ है वो भी मिलेगा। बराबर है, बराबर है, राइट। ओके, तो भरना चाहिए आईपीओ, ऐसा कह रहे हो ना? जी सर, आईपीओ भरना ओके, चाहिए राइट, बिकॉज इसके साथ बहुत से एडवांटेजेस हैं। ये एक डेब्ट ओके, फ्री कंपनी है, इसका आईसीआर अच्छा है, इसका मार्जिन अच्छा है, ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आता है जैसे कि आईआरसीटीसी आ रहा था। राइट, ये इंडियन रेलवे का की पार्टनर है, इसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है। भारत नेट ये जो प्रोजेक्ट है ये दे रहा है। भारत नेट मीन्स बराबर, जो दूर दराज गांव में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना, जहां पे कि ये बाकी कंपनीज अभी नहीं जा पा रही है, वहां पे ये जा रहा है ग्राम बराबर, पंचायतों को जोड़ने का। ये बराबर, इंडियन रेलवे से इसको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ओके, इसलिए इसको जाना चाहिए। बट साथ के साथ इसके नेगेटिव पॉइंट का भी दिमाग में रखना चाहिए कि ये इतना बड़ा, इसके पास रेवेन्यू में इसका पार्ट इतना बड़ा नहीं है इसके पास सेक्टर में। इस पे बहुत से टैक्सेशन, इस सेक्टर पे टैक्सेशन बहुत है। ये जो इसका पिछला हम हिस्टोरिकल देखें, पूरा टेलीकॉम सेक्टर ही एक तरह से डिग्रोथ पे था। इस सेक्टर में ही हाई कैपेक्स डिमांड है कि अगर इसको ग्रोथ करना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, इसको अपने प्रॉफिट बराबर है, अपने रेवेन्यू में से सेक्टर में लगाना ही पड़ेगा अपने ग्रोथ के लिए। और एक और चीज जो इसका नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं वो ये है कि ये पीएसयू है। पीएसयू के साथ, इसके साथ ही नहीं, सभी पीएसयू के साथ ये है कि पीएसयू पब्लिक के लिए होती है, तो वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, जैसा कि आप एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक को कंपेयर कर सकते हैं। बराबर है,
ये इसके नेगेटिव पॉइंट भी दिमाग में रखने चाहिए करेक्ट। एंड दोनों को तोल मोल के इसका आईपीओ में भरना चाहिए। मैं इसको भरने के लिए फेवर में हूँ, मैं खुद भी भरूंगा। चलो तो 2030 में देखेंगे फिर क्या होता है ना। बिल्कुल सर। राइट, बढ़िया रिसर्च किया आपने। और मेरे हिसाब से देखो जैद भाई ने जैसा बताया कि आईपीओ भर के फायदा क्या, सस्ता, आप ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम सस्ता है जब इसको गवर्नमेंट से कंपेयर करते हो, पीएसयू सेक्टर से कंपेयर करते हो। पीएसयू सेक्टर कितना बताया आपने, 10-12 पी? जी सर, 12 का। 12 का पी, और ये हमें मिल रहा है अभी 16 के पी पे। राइट, तो मेरे हिसाब से जो भी पॉइंट कवर किए जैद भाई ने, बहुत महंगा नहीं है और सस्ता नहीं है, यू कैन से इट्स एवरेज। मेरे ख्याल से इनका जो बुक वैल्यू है वो भी 40 रुपए के आसपास है, तो बुक वैल्यू से डबल भाव पे ये मिल रहा है। डेप्ट नहीं है कंपनी पे, डेप्ट फ्री है, धंधा इनका बढ़ता जाएगा, डिविडेंड हमें कंसिस्टेंटली मिलेगा, धंधा बढ़ेगा, डिविडेंड कंसिस्टेंट मिलता जाएगा, हमारे आने वाले समय में एप्रिसिएशन उम्मीद रख सकते हैं। सो 1% पोर्टफोलियो के हिसाब से हम निवेश कर सकते हैं। राइट वेद भाई? जी सर। ओके, चलिए तो धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच जो आपने ये सब डेटा बनाया और आपने मेरा काम कर लिया। नहीं तो ये सब मेरे को करना पड़ता और आपने बना दिया। मैं तो बहुत खुश हो गया सुबह डेटा आपका देख के, है ना। नहीं सर, थैंक यू आपको, बिकॉज सीरियसली मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ओके, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे मैं काम करता था। थैंक्स पूरी टीम को, मतलब प्रॉफिट फैमिली, इट्स नॉट टीम, इट्स अ फैमिली, कि हर आदमी सपोर्ट करता है जिनको मैं मिला। सर मैं प्रयागराज से हूँ, आप लोग ज्यादातर लोग गुजरात साइड से हैं। मैं मिला भी नहीं हूँ और हम लोग जब बात करते लगता नहीं है कि हम लोग बहुत दूर के हैं। बराबर है, तो सही ये बात फैमिली है सर। है। राइट, थैंक्स टू लेकिन अभी फैमिली। जब सुबह आपका मैंने डेटा देखा ना, तो मैं सोच रहा था कि अभी कितने बजे आपका और ये पूरा रिकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हम आपको, आपने 2 बजे का टाइम बोला है ना, तो 2 बजे सुटेबल टाइम क्यों था आपके लिए? सर बेसिकली मेरा लंच ब्रेक होता है, 2 to 4 का ओके, लंच ब्रेक होता है। राइट, उस लंच ब्रेक में आपने बोला तो मुझे लगा यही टाइम सही रहेगा। ओके। तो उस समय आप क्लिनिक क्लब बंद करके रोज लंच के लिए घर पे आते हो, है ना। जी सर। ओके, गुड। तो चलो फिर लंच आप भी ले लो और लोगों को कहते हैं जी आईपीओ सर। भरो, बराबर ना। जी सर। चलिए, थैंक यू सो ओके। मच एंड जय हिंद टू जैद जय भाई हिंद। एंड एवरीवन। बढ़िया, धन्यवाद।